अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सुमन ताश ने मसूद को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दरख्त के पीछे कर दिया। वहाँ बेलें दीवारों की तरह दरख्तों पर चढ़ी हुई थीं। सुमन ताश ने मसूद से कहा, यहाँ से हिलना नहीं, इधर उधर देखते रहना, और वह खुद बेलों में गायब हो गई। मसूद हैरान और परेशान वहाँ खड़ा रहा। वो किसी फंदे में आ रहा था। थोड़ी देर बाद अपने करीब ही उसे कमान में से तीर निकलने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका। फौरन बाद उसे किसी की कर्बनाक आवाज़ सुनाई दी। मसूद ने मुंह से सीटी बजाई। उसके 3-4 मुहाफिज जो सीटी सुन सके तलवारें सूंघते उसके पास आ गए। उसने सामने वाली सरसब्ज चट्टान पर एक आदमी को खड़े देखा जिसके कंधे में तीर उतरा हुआ था। सुमन ताश ने सामने आकर मसूद से कहा, मेरे साथ आओ। मसूद अपने मुहावजों के साथ उस चट्टान पर गया जहाँ उसने वो आदमी देखा था जिसके कंधे में तीर उतरा हुआ था। वो आदमी बैठ गया था और करा रहा था। सुमन ताश ने खंजर निकाल कर उसकी नोक उस जख्मी की शेरक पर रख दी। सच बता दो तो तुम्हें घोड़े पर उठा कर ले जाऊंगी और ये तीर निकलवा कर जख्म का इलाज करा दूंगी। सुमन ताश ने उसे कहा, झूठ बोलोगे तो दरख्त के साथ बांध जाऊंगी। सोचो कि तुम कैसी मौत मरोगे। जख्मी ने रहम तलब निगाहों से पहले सुमन ताश को फिर मसूद को देखा और बोला, सुल्तान महमूद के बेटे को कत्ल करने आया था। तुम्हें किसने बताया था कि सुल्तान महमूद का बेटा यही है? सुमन ताश ने पूछा। मुझे दिखाया गया था। जख्मी ने कहा, मेरे साथ एक और आदमी था, वो भाग गया है। ये किसका इंतज़ाम है? खान काशगर कादर खान का। जख्मी ने कहा, और उसने आपके वालिद मोहतरम अबू मंसूर अरसलान खान से बात कर ली थी। उन्होंने क्या कहा था? सुमन ताश ने पूछा। आपके वालिद मोहतरम ने कहा था कि मैंने सुल्तान महमूद के बेटे को अपने जवाब के इंतज़ार के लिए रोक लिया है। तुम लोग अपना काम कर सकते हो। वो शिकार के लिए ज़रूर जाएगा। उसे 1-2 ऐसे मुलाजिम दो जो तुम्हें कबल अज़ वक्त बता सकें कि वो शिकार पर जा रहा है। इसे घोड़े पर डालो और ले चलो। सुमन ताश ने मसूद के एक मुहाफिज से कहा और मसूद से कहा, मैंने आपको यही बात बताने के लिए यहाँ बुलाया था कि आप यहाँ इंतज़ार ना करें और अपनी हिफाजत का इंतज़ाम बड़ा सख्त रखें। यह इत्तफाक की बात है कि मैंने चट्टान पर पौधों की ओट में इस आदमी को हिलता जुलता देख लिया था। मुझे इसकी कमान भी थोड़ी सी नज़र आ गई थी। इस जगह शाही ख़ानदान के सिवा कोई भी शिकार के लिए नहीं आ सकता। मैंने बैलों के पीछे छुप कर इस पर तीर चलाया था। मुझे क्या करना चाहिए? मसूद ने पूछा। आप वापस चले जाएं। सुमन ताश ने कहा, मुझे नज़र आ रहा है कि हमारी मुलाकात मैदान जंग में होगी। क्या तुम मुझे मैदान जंग में मिलोगी? शायद। सुमन ताश ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों? मैं पागल हूँ। सुमन ताश ने जज्बाती से लहजे में कहा, क्या मैं पागल नहीं हूँ मसूद? क्या मेरा तालीक पागल है? फरेबकारों की बस्ती में हक की बात कहने वालों को पागल कहा करते हैं। मेरी शादी एक ऐसे शहजादे के साथ होगी जो शराब पीता है और जिसे एहसास ही नहीं कि कौम और मजहब की क्या जिम्मेदारियां हैं जो उस पर आयद होती हैं। उसके एक हाथ में कमान थी और दूसरे हाथ में खंजर। उसने दोनों हथियार आगे करके पुरजोश आवाज में कहा, मेरी शादी इनसे हो चुकी है। ये मेरे सुहाग की 2 निशानियां हैं, कमान और खंजर। औरत मर्द की तफरी और नुमाइश की चीज़ नहीं, कमान और खंजर औरत का जेवर है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मसूद ने पूछा। जिसके हाथ में कमान और कंधे के साथ तुर्कश लटक रही हो उसकी आंखों में आंसू नहीं आया करते। सुमन, क्या हमें यहीं खड़े रहना चाहिए? नहीं। सुमन ताश ने कहा, आप चले जाएं। आप गजनी चले जाएं। आपको उस जासूस ने जो यहाँ नाबीना मुशिकार बन के आया था बहुत कुछ बता दिया होगा। उसने आपके वालिद मोहतरम तक मेरा पैगाम पहुँचा दिया होगा। ये तुम उसी से पूछ लो। मसूद ने अपने एक मुहाफिज से कहा, अभी जफ़र को बुलाओ। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता चट्टान पर आ गया। वो भरे भरे चेहरे वाला तनोमंद जवान था। वो घोड़े से उतरकर मसूद तक गया तो उसकी चाल से जैसे चट्टान हिल रही थी। इन्हें पहचानते हो जफ़र? मसूद ने सुमन ताश की तरफ इशारा करके पूछा। अभी जफ़र सुमन ताश को देखकर मुस्कराया। सुमन ताश भी मुस्करा दी। मैंने तुम्हें मुश्किल से पहचाना है। सुमन ताश ने उसे कहा, अपने सुल्तान तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, लफ्ज़ ब लफ्ज़। अभी जफ़र ने जवाब दिया, ये हमारा बड़ा ही कामयाब जासूस है। मसूद ने कहा, यह मुहाफ़िज़ दस्ते का आदमी नहीं, इसे मैं अपनी रहनुमाई के लिए साथ लाया हूँ। और सुमन,
उस जख्मी को कहाँ लेकर गए हैं? मैं फैसला नहीं कर सकी कि उसे अपने बाप के पास ले जाऊं या जराह के पास। सोमन ताश ने जवाब दिया, मैं जा रही हूँ, मालूम नहीं कहाँ मुलाकात होगी या नहीं। आपको दोस्ती के पैगाम का जवाब मिल गया है, आप आज ही रवाना हो जाएं। सोमन ताश हिरन की तरह कूदती फलंगती चट्टान से उतर गई। मसूद उसे देखता रहा। वो घोड़े पर सवार हुई और शाह सवार की तरह एड़ लगाकर जंगल में गायब हो गई। जब तक उसके घोड़े के कदमों की चाप सुनाई देती रही, मसूद उधर ही देखता रहा। आप समझ नहीं सकते कि यह लड़की इस्लामी इत्तेहाद के मुतालिक किस कदर जज्बाती है। अभी जफर ने कहा, मैंने इसके साथ बहुत वक्त गुजारा है, इसे जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता। मैं कह सकता हूँ कि यह लड़की गजनी की सल्तनत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देगी। मसूद की ज़हनी कैफियत बदल गई। उसने अपने मुहावजों से कहा, मेरे साथ चलो, और वो चट्टान से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। उसके तमाम मुहाफिज उसके पास आ गए तो उसने शहर का रुख कर लिया। उसने घोड़े को एड़ लगा दी। तीर के जख्मी को जिस घोड़े पर ले जाया जा रहा था वो अभी शहर में दाखिल ही हुआ था। सोमन ताश का घोड़ा उससे आगे निकल गया था। जख्मी का खून बह रहा था। मसूद ने हुक्म दिया कि इस जख्मी को महल में ले चलो। अबू मंसूर अरसलान खान अपने दरबार में बैठा था। मसूद बिन महमूद इतला दिए बगैर अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे मसूद का एक मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। उसने कंधे पर एक जख्मी को उठा रखा था जिसके कंधे में एक तीर उतरा हुआ था। मसूद के इशारे पर मुहाफिज ने जख्मी को फर्श पर लिटा दिया। जख्मी का खून बह रहा था। ये क्या है मसूद बिन महमूद? अबू मंसूर ने पूछा। ये आपका वो जवाब है जो आपने मेरी दोस्ती के पैगाम का दिया है। मसूद ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने मुझे ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कराया। अबू मंसूर उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला कि यह सब क्या माजरा है? क्या सुल्तान महमूद ने अपनी औलाद को दरबार के आदाब नहीं सिखाए? नहीं। मसूद ने अबू मंसूर के करीब खड़े एक सलार से कहा, अपने आका के कान में कहिए कि कुफार और ईमान फिरोशों ने हमारे बाप को इतनी फुर्सत नहीं दी कि दरबार में बैठता और अपनी औलाद को दरबार के आदाब सिखाता। हम मैदान जंग में तीरों की बौछारों में पल कर जवान हुए हैं। अबू मंसूर ने अपने सलार की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सलार ने उसके कान में मसूद के अल्फाज दोहराए। अबू मंसूर ने मसूद को खुशगमी निगाहों से देखा और बोला, हिंदुस्तान के हीरों और ज़रो जवाहरात ने इस लड़के का दिमाग खराब कर दिया है। ये हमें अपने बाप के जंगी हाथियों से डराने आया है। अपने आका के कान में कहिए। मसूद ने कहा, ताकत हाथियों की नहीं ईमान की होती है। हम अपने तमाम हाथी आपको दे देते हैं मगर आप हमें शिकस्त नहीं दे सकते। अपने मेहमान को चोरी छुपे कत्ल कराने वाले मैदान में बड़ी जल्दी पीठ दिखा जाते हैं। अबू मंसूर के कान में मसूद के अल्फाज पहुँचे तो वो बैठ गया और बुड़बुड़ाने लगा। मसूद दरबार से निकल गया। हुकूमत का नशा ही ऐसा है कि अकल पर सियाह काला पर्दा पड़ जाता है। सुल्तान महमूद ने अपने बेटे मसूद से अबू मंसूर की मुलाकात और कातलाना हमले की कोशिश की तफसीलात सुनकर कहा, मैंने दोस्ती का पैगाम भेजकर अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं होगा, अलबत्ता मेरे दिल पर एक बोझ आ पड़ा है। कनौज का महाराजा राजियापाल भाग गया था। उसने अपना खजाना पहले ही कहीं गायब कर दिया था। मुझे खजाने की ज़रूरत नहीं, कनौज की ज़रूरत थी, वो मुझे मिल गया था। अब हिंदुस्तान से इतला आई है कि राज्यपाल कनौज में हमारे हकमों को पैगाम भेज रहा है कि उसकी जान बख्शी की जाए और वो गजनी का बाज गुजार रहेगा। मगर लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर दूसरे शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को साथ मिलाकर राज्यपाल को खौफजदा कर रहा है और हमारे खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए फौजें इकट्ठी कर रहा है। मुझे फौरन वहाँ चले जाना चाहिए, मगर मैं कशगर और बुखारा के सांपों का सर को चलना भी ज़रूरी समझता हूँ। तुम कहते हो कि अबू मंसूर की बेटी ने तुम्हें कहा है कि हम उसके बाप पर हमला करें। हम कौम की उस बेटी की ख्वाहिश पूरी कर देंगे और हमारे लिए यह जंगी इक़दाम इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि ये लोग ईसाइयों के ज़ेर असर हैं। मुझे इन लोगों से कोई ख़तरा नहीं। अगर इन्होंने खुरासान पर हमला किया तो मुँह की खाएंगे, लेकिन ख़तरा यह है कि ईसाई इन लोगों के यहाँ अपने अड्डे बना लेंगे। हमारी जंग इस्लाम की मुखालिफ कुव्वतों के साथ है। मेरा ख्याल है कि अबू मंसूर और कादर खान खुरासान पर हमले का मंसूबा तो बना सकते हैं, हमले की जुर्रत नहीं कर सकते। ताहम हमें तैयार रहना चाहिए। नाजरीन, सुल्तान महमूद का यह ख्याल गलत निकला। कोई 2 माह बाद उसे इतला मिली कि काशगर, बुखारा और बलासागून की फौजें बलख की सिमत बढ़ी आ रही हैं। बलासागून अबू मंसूर अरसलान का दारुल हुकूमत था।
सुल्तान महमूद ने पहले इन तीनों के इत्तेहाद को कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन उसे जब उनकी पेशकदमी की इतला मिली तो वो परेशान सा हो गया। काशगर, बुखारा और बलासगोन खुरासान की सरहद से बहुत दूर पहाड़ी इलाके में वाक़ थे और एक दूसरे से दूर भी थे। खुरासान तक की मुसाफत खासी दुश्वारी थी। रास्ते में एक बड़ा दरिया भी था। इससे यह जाहिर होता है कि तीनों फौजें बहुत अरसे से जंग की तैयारियां कर रही थीं। सुल्तान महमूद ने अपने सलारों और मुशीरों से कहा, इतनी दुश्वार पेशकदमी तैयारी के बगैर नहीं की जा सकती। सुल्तान गजनी ने शायद इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि कादर खान रास्ते में पहाड़ी कबाइल को माले गनीमत का लालच देकर अपने साथ मिलाता चला आ रहा है। ये कबाइल वहशी, खूंखार और जंगजू हैं। उनका अपना ही बनाया हुआ कोई मजहब है, मुझे मालूम है। सुल्तान महमूद ने कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उन्हें बलख से कुछ दूर मैदानी इलाके में लाकर लड़ूंगा। उन कबाइल से मैं वाकिफ हूँ। वो जंगजू इसलिए हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं और वो सिर्फ पहाड़ियों में लड़ सकते हैं। उनके घोड़े भी संगलाख वादियों में भागने दौड़ने के आदी हैं। गजनी से बलख का फासला भी खासा ज्यादा था। सुल्तान महमूद ने अभी जफर की इतला पर पहले ही खुरासान की फौज को बलख से कुछ दूर जमा होकर तैयारी की हालत में रहने का हुक्म भेज दिया था। वहां हाथियों की तादाद थोड़ी थी। सुल्तान महमूद ने गजनी से 300 हाथी इस हुक्म से बलख को रवाना कर दिए कि बहुत तेज रफ्तार से जाएं। सिर्फ 2 मौरखों ने इस जंग का जिक्र किया है। उनमें एक कतबी है और दूसरा इब्नुल असीर। उन्होंने लिखा है कि इस लड़ाई में सुल्तान महमूद अपनी जंगी ताकत की नुमाइश पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था ताकि उसके दुश्मन और पहाड़ी कबाइल मरूब हो जाएं और आइंदा सर उठाने की जुर्रत न करें। कादर खान, तोगान खान और अबू मंसूर की फौजें एक दूसरे के पीछे तेजी से चली आ रही थीं। उनके लिए रसद की कमी नहीं थी। पहाड़ी कबाइल उनकी बहुत मदद कर रहे थे। दोनों मौरख लिखते हैं कि ये कबाइल सरपट दौड़ते घोड़ों से तीर अंदाजी के माहिर थे और लड़ाई में भी भागते दौड़ते लड़ा करते थे। सुल्तान महमूद के दुश्मनों को उनकी इसी महारत और लड़ने के अंदाज पर नाज था। तीनों फौजों की अपनी नफरी भी बहुत थी। मौरखों के अंदाजे के मुताबिक सुल्तान महमूद की फौज भी इतनी ही थी। उसके पास हाथी थे जो उसके दुश्मनों के पास नहीं थे। इसके अलावा सुल्तान के पास तकरीबन 400 रथ थे जो उसने हिंदुस्तान की शिकस्त करदा फौजों से हासिल किए थे। वो उनके इस्तेमाल का कायल ना था, लेकिन कबालियों से लड़ने के लिए उसने रथों का इस्तेमाल ज़रूरी समझा। ये हल्की किस्म के रथ थे। हर रथ के आगे एक घोड़ा जोता जाता और उसमें 2 आदमी होते थे। दोनों लड़ाके होते थे। एक घोड़े को भगाता और दूसरे के पास फेंकने वाली बर्छियां और तीरों कमान होते थे। सुल्तान महमूद ने रथों के 2 दस्ते तैयार कर रखे थे और अब उसने दोनों दस्तों को बलख पहुंचने का हुक्म दे दिया था। मौरखों और उस दौर के जंगी मुबसरों ने लिखा है कि सुल्तान महमूद की फौज ट्रेनिंग कोर्स मैदान जंग में डिसिप्लिन और दस्तों के बहमी मिलाप के लिहाज से एक उम्दा फौज थी। निहायत दुश्वार सूरत हाल में भी दस्तों में भगदड़ और इंतशार पैदा नहीं होता था। अलबत्ता इस मरके में सुल्तान को अपनी ये कमज़ोरी परेशान कर रही थी कि उसकी फ़ौज की तकरीबन निसफ नफरी हिंदुस्तान में शहीद हो गई थी। इसकी कमी किसी हद तक उसने उन हिंदू दस्तों से पूरी कर ली थी जिन्हें वो जंगी कैदी बनाकर लाता रहा था। उन हिंदू को उसने अपनी फ़ौज की बजाय बेहतर और ज़्यादा मराहत दे रखी थी। उनमें से हिंदू अक्सर इस्लाम कबूल करते रहते थे। उन दस्तों को वो हिंदुस्तान नहीं ले जाता था। जब सुल्तान महमूद बलख पहुंचा तो उसने आराम किए बगैर दस्तों की तकसीम का काम शुरू कर दिया, मगर उसे यह ज़रूरी काम दिल जमी से ना हो सका क्योंकि उसे इतला मिली कि दुश्मन तिरमिज के मकाम पर दरिया योक्सस पार कर रहा है। यह मकाम बलख से तकरीबन 50 मील दूर था। सुल्तान महमूद को सलारों ने मशवरा दिया था कि दरिया पार करने के दौरान ही हमला कर दिया जाए, लेकिन सुल्तान ने कहा कि उन्हें इत्मीनान से गुजर आने दो, इसके बाद दरिया हमारा दोस्त होगा। सुल्तान महमूद को इस इतला से यह इत्मीनान हुआ कि दुश्मन का रूप बलख की तरफ है। सुल्तान महमूद ने हाथियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को बलख से 5 मील दूर दाएं और दूसरे हिस्से को उतने ही दूर बाएं जाकर दरिया की तरफ चले जाने को कहा। उनके साथ उसने 100 रथ और 1 दस्ता प्यादों का भेज दिया। उन्हें सुल्तान के हुक्म का इंतजार करना था और उनके लिए अहम हुक्म यह था कि वो दुश्मन को नजर न आए। चौथे रोज दुश्मन का हरावल नजर आया। सुल्तान महमूद को इतला मिली तो वो उठा और किबला रू हो गया। उसने 2 नफल अदा किए और दुआ के बाद पहला हुक्म यह दिया कि दुश्मन के हरावल पर एक भी तीर न चले। वो हुक्म दे ही रहा था कि उसे इतला मिली कि दुश्मन का एक जासूस पकड़ लए हैं। उसके हुक्म पर जासूस को उसके सामने लाया गया। हाँ सुल्तान, जासूस ने कहा, मैं बलासागोन का जासूस हूँ, लेकिन मैं एक खबर देने आया हूँ, कुछ मालूम करने नहीं आया। क्या खबर है?
सुल्तान महमूद ने पूछा। जो कुछ भी है वो आपके फर्जंद मसूद के लिए है। जासूस ने कहा, आप उन्हें ज़रा जल्दी बुला लें। मसूद को बुलाया गया तो जासूस ने सुल्तान महमूद की मौजूदगी में बताया कि उसे अबू मंसूर की बेटी सुमन ताश ने इस ज़बानी पैगाम के साथ भेजा है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैदान जंग में मुलाकात होगी। मैं उन मस्तूरात के साथ आ गई हूँ जो मेरे अब्बा और उनके सलारों वगैरह की बीवियाँ और दश्ताएँ हैं। हमारी फ़ौजों की तरतीब यह है कि हमारी फ़ौज दाएं पहलू पर है, बुखारा की फ़ौज बाएं पहलू पर और दरमियान में कादर खान की फ़ौज है। कबालियों को तीनों फ़ौजों के साथ तकसीम कर दिया गया है। मेरे अब्बा अपनी फ़ौज की कमान खुद कर रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम बेहतर समझते हैं कि वो हमारी तरतीब जानकर अपनी फ़ौज की तकसीम किस तरह करेंगे। मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम हमारी तरफ आना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम तक जिंदा पहुंच सकूं। जिंदा ना रही तो खुदा हाफिज। जासूस ने कहा, आप मुझे अपने पास रख सकते हैं। शहजादी ने कहा था कि वापस ना आना। सुनो मसूद, सुल्तान महमूद ने जासूस को बाहर निकाल कर मसूद से पूछा, क्या ये कोई जज्बाती मामला है? अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें उस तरफ नहीं भेजूंगा। मामला जज्बाती है लेकिन ज़ाती या सफली जज्बात का नहीं। मसूद ने जवाब दिया, आप मुझे उसी तरफ भेजें। मैं उस लड़की की बजाय उसके बाप से मुलाकात करना चाहता हूँ। आप इस पैगाम को धोखा ना समझें। आपको उस लड़की के मुतालिक कभी जफ़र भी बता चुका है और मैंने भी आपको बहुत कुछ बताया है। नाजरीन, 5वीं सुबह का सूरज सुर्ख रंग की गर्द में इस तरह छुपा हुआ था कि चमकते हुए गोले की तरह नजर आता था। इलियास बिन असद की तहरीर से पता चलता है कि दोनों फौजें अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थीं और एक दूसरे के खून की प्यासी थीं। दुश्मन उसी तरतीब में आ रहा था जो सुमन ताश ने बताई थी। घुड़सवार काजदों की सरपेट भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। उनकी इतलाओं से दुश्मन की तरतीब का पता चल रहा था। सुल्तान महमूद इसके मुताबिक काजदों को पैगाम दे रहा था। कादर खान की फौज दरमियान में और खासी पीछे थी। तोगान खान और अबू मंसूर दाएं और बाएं से बलख से चंद मील दूर चले आ रहे थे। ये घेरे की तरतीब थी। वो बलख को और सुल्तान महमूद की फौज को घेरे में लेना चाहते थे। सुल्तान महमूद ने मसूद को उस तरफ भेज दिया था जिधर अबू मंसूर की फौज थी। जिधर से तोगान खान की फौज आ रही थी उधर सुल्तान ने एक और तजर्बाकार सलार भेज दिया था। दुश्मन की तीनों फौजों के दरमियान 1.5 2 मील का फासला था। उन खाली जगहों में सुल्तान महमूद के दस्ते जा रहे थे। हाथी, रथ और प्यादा दस्ते पहले ही उस तरफ निकल गए थे। इससे सुल्तान ने दुश्मन के लिए यह सूरत हाल पैदा कर दी कि तोगान खान और अबू मंसूर की फौजें दाएं बाएं से सुल्तान के घेरे में आ गईं। सुल्तान महमूद ने अपने पैगामों के साथ कांसे दौड़ा दिए। सूरज ऊपर उठाया था मगर गर्द ने उसकी रोशनी मध्यम कर रखी थी। अचानक जमीन और आसमान कांपने लगे। सुल्तान महमूद ने दुश्मन के दाएं और बाएं पहलू पर हमले का हुक्म दे दिया था। दोनों पहलू पर दोनों तरफ से हमला हुआ। एक तरफ हाथी और रथ थे। कबायलियों ने अपने मखसूस अंदाज से घोड़े दौड़ाने और तीर अंदाजी की कोशिश की लेकिन इतने घुमसान की जंग में उन्हें अपने पराये का पता नहीं चल रहा था। कादर खान को भी पता नहीं चल रहा था कि उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है। उसे पहलू से कोई पैगाम नहीं मिल रहा था। उसे बताने वाला कोई न था कि उसके पहलू कुचले और हाथियों तले मसले जा रहे हैं। दाएं तरफ अबू मंसूर की हालत अच्छी नहीं थी। उसकी फौज पर एक तरफ मसूद ने हमला किया और जब उसकी फौज उस तरफ मुतवज्जे हुई तो पीछे से चिंगारते हाथियों, राज सवारों और प्यादा दस्तों ने हमला कर दिया। राज सवारों की तवज्जो कबालियों पर थी। जो ही कोई कबाली अपने घोड़े को बाहर निकालता और अपने अंदाज से लड़ने की कोशिश करता, 2 राज सवार उसके दाएं बाएं दौड़ पड़ते और उसे बर्छी या तीर से गिरा लेते। शाम से कुछ देर पहले मसूद एक बुलंद जगह खड़ा लड़ाई का मंजर देख रहा था। अकब से 3 घोड़े सरपेट दौड़ते आ रहे थे। एक सवार के हाथ में सफ़ेद झंडा था। मसूद के मुहावजों ने घोड़े उनकी तरफ दौड़ा दिए क्योंकि यह धोखा भी हो सकता था। वो तीनों सवारों को अपने साथ मसूद के सामने ले आए। उनमें एक सवार सुमन ताश थी जिसके सर और चेहरे पर मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था। उसके साथ 2 मर्द घुड़सवार थे। सुमन ताश कूद कर घोड़े से उतरी और दौड़ती मसूद के पास आई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता चला है, वो हाँफती हुई सांसों से बोल रही थी। मेरे अब्बा भागने की फिक्र में हैं लेकिन उनका एक सलार उन्हें झूठी तसलियां दे रहा है। वो फौज का कलब पीछे ले गए हैं। उन्हें यकीन हो गया है कि उन्हें शिकस्त हो चुकी है। उनके पास कादर खान का कासद यह पैगाम लेकर आया है कि उसने बलख की तरफ पेशकदमी रोक दी है और वो अपनी फौज को दाएं और बाएं कुमक के तौर पर तकसीम कर रहा है। उसने कहा कि हौसला ना हारना, सुल्तानी फौज को हम घेरे में ले रहे हैं। मैंने तुम्हारा सुराग किस तरह लगाया और यहाँ तक किस तरह पहुंची ये फिर कभी बताऊंगी।
मैं इसलिए आई हूँ कि हमारे क्लब को तुम ज़रा सी हिम्मत से पकड़ सकते हो। मुझे मालूम नहीं कि दूसरी तरफ लड़ाई की सूरत हाल क्या है। मैं अपनी फ़ौज की बात कर रही हूँ। मसूद सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो? सुमन ताश ने कहा। मेरा घोड़ा लाशों को रौंदता आया है। मरने वालों में गजनवी भी हैं, तुर्किस्तानी और बुखारी भी, मगर मरकर सब एक जैसे लगते हैं। वो मुसलमान थे। उसने चिल्लाकर कहा, अपनी कौम का खून रोको मसूद। मैं जो कहती हूँ वो करो। कादर खान की कुमक आ गई तो ये कत्ल गारत नहीं रुकेगी। इससे पहले हमारे क्लब को मुट्ठी में ले लो। तुम साथ चलोगी? नहीं, सुमन ताश ने कहा। मैं जा रही हूँ, तुम आओ। वो घोड़े पर सवार हुई और दो मुहावजों के साथ जो उसके जर खरीद बने हुए थे मैदान जंग के गर्दो गुबार में गायब हो गई। वो मसूद को बता गई थी कि उसका बाप कहाँ है। कादर खान की पेशकदमी रुक गई थी। वो अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके तोगान खान और अबू मंसूर को कुमक भेज रहा था। सुल्तान महमूद को उसके इस इक़दाम का पता उस वक्त चला जब रात गहरी हो रही थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।